हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि लिखा है जितकला शाह ने, हम वो पढ़ रहे थे। हम उनका एक एक्सपीरियंस पढ़ रहे थे जब वो छोटी थी, एक छोटी बच्ची थी और एक न्यू स्कूल में एडमिशन उनका होता है। तो वहाँ उन्होंने क्या चीज़ें फेस की, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी, क्या उनका रियलाइजेशन था वहाँ पे, वो हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनका जो फर्स्ट डे था स्कूल का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इन्हें अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहाँ के जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, इन्हें वो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। और एक चीज़ जिन्होंने वहाँ नोटिस की थी कि सब बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी गर्ल्स की, वो यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा टाइट थी। उनके जो शूज़ थे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे जब वो चला करती थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सबके जो बाल थे वो एक जैसे थे, सबके बाल बिल्कुल शॉर्ट कटे हुए थे। तो ये उन लोगों का वहाँ का स्कूल के रूल्स थे और ये रूल्स सभी को फॉलो करने होते थे। अब जो राइटर है, इनका फर्स्ट डे, इन्हें अभी तक कुछ नहीं पता। ये इन्होंने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी हुई थी, ये अपने कैजुअल ड्रेस में थी, कैजुअल फुटवेयर में ये वहाँ पर थी। और ये एक चीज़ नोटिस करती है कि वहाँ की जो वो पेल फेस वुमेन थी वहाँ पे, वो राइटर को ही बार बार स्टेयर किए जा रही थी, राइटर को ही बार बार वो ऑब्जर्व कर रही थी। तो ये चीज़ भी राइटर को अजीब लगती है कि मुझ पे इतनी ज़्यादा नज़र क्यों रखी जा रही है, मुझ पे इतना ज़्यादा स्टेयर वो लेडी क्यों कर रही है। तो बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है राइटर का। और उन्हें लगता है कि जैसे वो वहाँ पे कैद हो गई हैं, उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है, उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है और उस स्कूल में वो कैद होके रह गई हैं, जहाँ से वो निकलने के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं लेकिन निकल नहीं पाती हैं। और फाइनली वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं कि शायद मैं इस कैद में बंद होकर रह गई हूँ और मुझे यहीं इस जेल में, इस कैद में ही रहना पड़ेगा। तो बच्चों, आगे उनके साथ और क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस और क्या क्या उनको फेस कराता है, हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। But this eating by formula was not the hardest trial in that first day। तो बच्चों, उनका जो फर्स्ट डे था स्कूल में, उस दिन उन्होंने जो ब्रेकफास्ट वहाँ पे किया था, तो ब्रेकफास्ट करने के क्या क्या रूल्स थे वो हमने पढ़े थे कि किस तरह से बैल अलग अलग बैल बजा करती थी और हर बैल सिग्नल होती थी एक अलग चीज़ के लिए। हमने पढ़ा था जब फर्स्ट बैल बजी थी तो सब बच्चों ने क्या किया था, जो चेयर थी टेबल के नीचे उसको पुल करके बाहर निकाल लिया था। जब सेकेंड बैल बजी थी तब सब बच्चे उस चेयर के ऊपर बैठ गए थे और उसके बाद एक प्रेयर हुई थी। और जब थर्ड बेल बजी थी तब सबने खाना स्टार्ट किया था। तो ये जो ईटिंग बाय फॉर्मूला था, यानी कितने सारे रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो ब्रेकफास्ट करना था, राइटर कह रही हैं कि ये उस दिन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट नहीं था। यानी कि अब तक तो राइटर को लग रहा था कि ये क्या है, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी इतने सारे रूल्स बनाए गए हैं, इतनी बार बेल बज रही है। आगे वो कह रही हैं कि उनका ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस बहुत अजीब था, उनको लग रहा था कि क्या है ये। लेकिन फिर उनको बाद में जो उस पूरे दिन में जो एक्सपीरियंस और होते हैं, तो वो कह रही हैं कि उनके कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो वो ब्रेकफास्ट वाला जो एक्सपीरियंस था वो सबसे हार्ड नहीं था, उससे भी ज़्यादा टफ चीज़ें इन्होंने अपने फर्स्ट डे में रियलाइज़ की थी, फेस की थी। तो ये कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सबसे हार्ड नहीं था, उससे भी हार्ड चीज़ें मैंने उस दिन देखी थी, फील की थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गिव मी अ टेरिबल वार्निंग। तो इनके और आगे और भी बुरे एक्सपीरियंस होते हैं फर्स्ट डे में। तो अपने एक्सपीरियंस आगे शेयर करते हुए कह रही हैं कि उसी मॉर्निंग में, बाद में, यानी कि ब्रेकफास्ट हमने सुबह कर लिया था, उसके बाद में उसी मॉर्निंग में इनकी एक फ्रेंड बन गई थी उस स्कूल में जिसका नाम था जुडविन। तो ये कह रही हैं कि मेरी वो जो फ्रेंड थी जुडविन, उसने मुझे एक वार्निंग दी और वो वार्निंग बहुत ज़्यादा टेरिबल थी। यानी कि इनकी फ्रेंड ने इन्हें कोई बात बताई जो कि इनके लिए एक वार्निंग की तरह थी और वो भी बहुत ज़्यादा टेरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक वो वार्निंग थी। Judwin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting her long heavy hair। तो बच्चों, टेरिबल वार्निंग क्या थी, जो इनकी फ्रेंड थी जुडविन, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो हमने बच्चों लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो राइटर थी इनको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज इनके लिए बिल्कुल एक न्यू लैंग्वेज थी, ऐसी लैंग्वेज थी जो कि इनको नहीं आती थी, इनके लिए वो अननोन लैंग्वेज थी। लेकिन इनकी जो फ्रेंड है जुडविन, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, बिल्कुल परफेक्टली तो उसे भी नहीं आती थी, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश उसे आती थी, वो थोड़ा बहुत समझ लेती थी, जान लेती थी। और उसने उस पेल फेस वुमेन को बात करते हुए सुना था। यानी कि वो पेल फेस जो वुमेन थी वो किसी से बात कर रही थी और उसकी बातें जुडविन ने सुन ली थी। और वो किस बारे में बात कर रही थी,
कटिंग अ लॉन्ग हैवी हेयर, वो किसी से बात कर रही थी कि हमें इनके लंबे और इतने हैवी हेयर हैं, इन्हें हमें कट करना है। इस बारे में वो किसी से बातें कर रही थी और ये बातें जुडविन ने सुन ली थी। और सुनने के बाद उसने आके राइटर को ये बात बताई कि वो जो पेल फेस वुमन है वो आने वाली है और हमारे बालों को भी वो कट करने वाली है, छोटा करने वाली है, क्योंकि उस स्कूल का रूल था कि गर्ल्स को अपने हेयर शॉर्ट ही रखने थे। तो जिस तरह से सब बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक जैसे शूज़ पहनते हैं, वैसे ही उस स्कूल का रूल था कि सब गर्ल्स के बाल भी एक जैसे होंगे, बिल्कुल शॉर्ट, सबके हेयर कटे हुए होंगे। तो जब राइटर वहाँ पे गई थी, इनके बाल काफ़ी लंबे थे, हैवी थे, तो इनके भी बाल जो थे वो काटे जाने थे। और जुडविन ने ये सुन लिया था कि पेल फेस वुमन किसी से बात कर रही थी कि हमें इनके बाल भी कट करने हैं, जो स्कूल का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी हेयर स्टाइल करनी है, इनके बाल हमें उसके अकॉर्डिंग कट करने हैं। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by enemy। अब जब ये बात राइटर को पता चली कि क्या प्लानिंग चल रही थी कि उनके बाल कटवाए जाएंगे, बिल्कुल छोटे कर दिए जाएंगे। तो ये बात राइटर को बहुत अजीब लगती है कि हमारे बड़े बालों में क्या प्रॉब्लम है, हमारे बाल क्यों शॉर्ट करने हैं। तो वो कह रही हैं कि यहाँ इस स्कूल में आने से पहले, जब तक वो अपने घर पे थी, अपनी मदर के पास थी, जो उनकी कम्युनिटी थी, जब वो वहीं रहा करती थी, तो उनकी मदर उनको सिखाया करती थी। इनकी मदर ने इन्हें बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, यानी कि जब वॉर होता है तो उस समय ऐसे वॉरियर जो कि अनस्किल होते हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं वॉर करने में, और जिन्हें की एनिमी जो होती है वो पकड़ लेते हैं, तो उनके जो एनिमी होते हैं, कैप्चर करते हैं, बंदी बनाना, तो ऐसे वॉरियर्स जो कि बहुत अच्छे से वॉर करना नहीं जानते हैं और इसीलिए उनके जो एनिमी है वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, वॉर के टाइम में बंदी बना लेते हैं। तो जब वो बंदी बना लिए जाते हैं तब उनके जो बाल थे वो छोटे कर दिए जाते थे उनके एनिमीज़ के द्वारा। यानी कि राइटर की मदर इनसे कहा करती थी कि जब वॉर होता है और ऐसे में जो अनस्किल्ड वॉरियर्स हैं, जो बहुत अच्छे से वॉर नहीं करते और जो बंदी बना लिए जाते हैं, तो बंदी बनाने के बाद जो उनके एनिमी है वो क्या करते थे, उनके बालों को शॉर्ट कट कर देते थे, बिल्कुल छोटा छोटा उनके बालों को काट दिया करते थे। ये राइटर की मदर राइटर को बताया करती थी। Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards। अब राइटर कह रही हैं कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ पे इतने सालों से रह रहे थे, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे ये कल्चर है कि जो शॉर्ट हेयर हैं वो कौन रखते थे, सिर्फ और सिर्फ मॉर्नर्स रखते थे। मॉर्नर्स कहते हैं बच्चों विलाप करने वाले, मौन करने वाले। यानी कि सपोज किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है या और कोई रीज़न से अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई मौन कर रहा है, तो ऐसे में उस घर के लोग जो हुआ करते थे वो बिल्कुल अपने हेयर शॉर्ट करवा दिया करते थे। और इसी तरह से जो शॉर्ट हेयर कट करवाया करते थे वो कौन रखा करते थे, कावर्ड्स, जो बिल्कुल डरपोक हुआ करते थे, कायर हुआ करते थे, वो शॉर्ट हेयर रखा करते थे। तो जिस कम्युनिटी से राइटर बिलोंग करती हैं, जहाँ से ये आती हैं, वहाँ पे ये कल्चर था कि शॉर्ट हेयर सिर्फ या तो मॉर्नर्स रखेंगे जिनको कोई विलाप है, जिनके घर में कोई शोक है, कोई दुख हो गया है, या फिर जो कावर्ड्स हैं, बिल्कुल डरपोक हैं, कायर हैं, सिर्फ वो शॉर्ट हेयर रखा करते थे। तो शॉर्ट हेयर रखना अच्छा नहीं माना जाता था। सबके हेयर गर्ल्स के बड़े हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे। शॉर्ट हेयर अच्छा नहीं माना जाता था उस कम्युनिटी में जहाँ से राइटर बिलोंग करती थी। We discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled। तो राइटर अब बता रहे हैं कि जब जुडविन ने ये बात बताई कि उसने क्या सुना है और अब आगे क्या होने वाला है, तो उसके बाद वी यानी राइटर ने और उनकी फ्रेंड जुडविन ने आपस में खूब देर डिस्कस किया कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने डिस्कस की, अपने फेट, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भाग्य के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और डिस्कशन के बाद जुडविन ने कहा कि हमें तो सबमिट करना ही होगा, हमें तो उनकी बात माननी ही होगी क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये स्कूल उनका है, उनके रूल्स यहाँ पे चलते हैं, तो जैसा वो कहेंगे हमें तो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे रूल है कि हेयर शॉर्ट रखने हैं तो हमें तो ये बात माननी ही होगी, हमें उनके सामने सबमिट करना ही होगा। लेकिन जो राइटर है उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रिबेल यानी
उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सबमिशन नहीं कर सकती, मैं ये बात, ये ऑर्डर नहीं मान सकती। तो जो जुडविन थी उसने भी ये कहा कि नहीं, हमें सबमिट तो करना पड़ेगा, जो स्कूल के रूल्स हैं वो तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन राइटर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतनी आसानी से सबमिट नहीं करूंगी, मैं पूरी तरह से रिबेल करूंगी, विद्रोह करूंगी। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट आई आंसर। तो राइटर ने कहा कि नहीं, मैं इतना इजीली सबमिट नहीं करूंगी, पहले मैं ट्राई करूंगी, मैं बहुत स्ट्रगल करूंगी, मैं अभी भी अपने एफर्ट्स करूंगी कि मेरे बाल ना काटे जाएं, इतना इजीली मैं सबमिट नहीं करूंगी। आई वॉज माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर। तो आगे राइटर बता रही हैं कि अब जब उनको पता चल गया था क्या होने वाला है, उनके बाल शॉर्ट काटे जाने वाले थे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं वहाँ पे शॉर्ट हेयर रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बालों में, उनके लंबे बालों में क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे सब लोगों को क्यों प्रॉब्लम थी, क्यों उनके बाल छोटे काटे जाने थे। तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इस बात के लिए, और वो अपने मौके की तलाश करती रही कि कब उन्हें मौका मिले, कब उन्हें मौका मिले। और जब उनको लगा कि कोई भी वहाँ नहीं है, कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है, तो वो वहाँ से चुपचाप गायब हो जाती हैं, चुपचाप वो वहाँ से चली जाती हैं। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. आगे वो बता रही हैं कि वो एक मौके की तलाश करती रही कि जब बाहर कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं देख रहा होगा, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो वहाँ से चली जाती हैं। अब अपने वहाँ से, अपने रूम से निकल के वो कहाँ जाती हैं, तो बता रही हैं कि जो स्टेयर्स थी जो कि ऊपर जाया करती थी, उन स्टेयर्स से वो चुपचाप ऊपर जा रही थी, बिल्कुल क्वाइटली, बिना किसी आवाज के, बिल्कुल चुपचाप वो ऊपर जाती हैं। और अब उन्होंने क्या पहना हुआ था, स्क्वीकिंग शूज, यानी शोर करने वाले, जिसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो बच्चों, हमने पढ़ा था पहले भी कि स्कूल की जो बाकी सारी गर्ल्स थी, उन्होंने जो यूनिफॉर्म के शूज़ पहने हुए थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, इसलिए जब वो उनको पहन के चला करते थे बच्चे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आया करती थी। तो अब राइटर ने भी वही शूज़ पहने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ किया करते थे। तो इसीलिए बहुत कोशिश करती हैं कि आवाज़ ना हो, किसी को पता ना चले, और बिल्कुल चुपचाप ये चलने की कोशिश करती हैं। चलते चलते स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाती हैं। आगे वो बता रही हैं कि अब उनके शूज़ ऐसे क्यों थे जिसमें से आवाज़ आ रही थी। तो बता रही हैं कि अब जो इनकी मॉकेजिन्स थे, मॉकेजिन्स बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो बिल्कुल सॉफ्ट शूज़ होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते वो चलते समय। तो ऐसे ही शूज़ राइटर ने पहले पहने हुए थे, लेकिन अब जो इनकी मॉकेजिन्स थे उनको एक्सचेंज कर दिया गया था, यानी कि वो मॉकेजिन्स इनसे ले लिए गए थे और बदले में इनको क्या दे दिए गए थे, जो यूनिफॉर्म के शूज़ थे वो दे दिए गए थे। और ये शूज़ ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ किया करते थे। तो अब राइटर ने वो आवाज़ करने वाले यूनिफॉर्म के शू पहने हुए थे, इसलिए वो इतनी धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ रही थी ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, किसी को पता ना चले कि कोई स्टेयर्स पे से ऊपर जा रहा है। अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग। तो अब ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जब ये पहुंचती हैं तो वहाँ एक हॉल आता है बड़ा सा, ये हॉल में से पास होती हैं, गुजरती हैं, लेकिन इनको नहीं पता था, इनके पास कोई प्लान नहीं था, इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इस हॉल को पास करके, इस हॉल से गुजर के मुझे कहाँ जाना है, इन्हें नहीं पता था। ये बस चलती गई इस हॉल को इन्होंने पास कर लिया, कोई प्लान नहीं था इनके पास कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. तो जब उस हॉल के बाद क्या आता है, ये एक गेट वहाँ पे खुला हुआ था, एक ओपन डोर था, इनको दिखाई देता है। तो उस ओपन डोर की तरफ ये टर्न होती हैं और फिर इनको क्या दिखाई देता है, एक बड़ा सा रूम इनको दिखाई देता है। और उस रूम के अंदर 3 बेड्स थे, वाइट, यानी उसके ऊपर वाइट बेडशीट बिछाई गई होगी, इस तरह के 3 बेड्स थे जो कि बिल्कुल इनको वाइट लग रहे थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स। और उस रूम में जो विंडोज थी उन विंडोज को कवर कर दिया गया था कर्टेन से, यानी उन विंडोज पे कर्टन लगाए गए थे और वो कर्टन कैसे थे, डार्क ग्रीन कलर के थे, विच मेड द रूम वेरी डिम। तो डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स लगाए गए थे विंडोज के ऊपर, इसीलिए बाहर की सनलाइट अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी और इसीलिए जो रूम था वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिम हो रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा उस रूम में हो रहा था, क्योंकि कर्टन की वजह
वजह से बाहर की सनलाइट अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी और अंदर बिल्कुल डिम था, अंधेरा था। Thankful that no one was there, I directed my steps toward the corner farthest from the door। तब राइटर उस रूम में चली जाती हैं और वहाँ जाके वो देखती हैं कि उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था, वो रूम खाली था। तो वो कह रही हैं कि थैंकफुली वहाँ कोई नहीं था, वो रूम बिल्कुल खाली था, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। तो उस रूम में जाने के बाद वो अपने स्टेप्स को डायरेक्ट करती हैं, यानी कि वो चलती जाती हैं कहाँ पे, उस कॉर्नर पे, रूम के उस कॉर्नर तक वो पहुँच जाती हैं जो कॉर्नर रूम के डोर से फारदेस्ट यानी सबसे दूर था। यानी कि वो रूम के अंदर चली जाती हैं और बिल्कुल रूम के सबसे दूर वाले कोने पे वो पहुंच जाती हैं, वो कॉर्नर जो कि गेट से सबसे ज़्यादा दूर था, वहाँ वो पहुंच जाती हैं। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। तो बच्चों अभी उस रूम में पहुंच गई हैं, ये सबसे छुपने की कोशिश कर रही हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इनके बालों को भी काट दिया जाए। अब ये कैसे मना करे, तो ये हर तरह का स्ट्रगल कर रही हैं कि मैं किसी के हाथ ही नहीं आऊँगी, मैं सबसे छुप के यहाँ पर बैठी रहूँगी। तो इसलिए उस कमरे में चली जाती हैं। अब कमरे में जाने के बाद ये छुपने की जगह ढूंढती हैं। तो इनको क्या समझ आता है कि कहाँ छुपा जा सकता है, ये अपने हैंड्स और नीज के बल पे चलती हैं। तो बच्चों जब हम हैंड और नीज पे चलते हैं तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, क्रॉल। तो ये अपने हैंड्स और नीज पे क्रॉल करती हैं और क्रॉल करके कहाँ जाती हैं, बेड के नीचे। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे 3 बेड थे, तो बेड के नीचे जो स्पेस होता है ये वहाँ चली जाती हैं और बेड के नीचे जाने के बाद जो नीचे का बिल्कुल कॉर्नर था जो कि बिल्कुल डार्क था, तो रूम में वैसे भी अंधेरा था, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही थी, लाइट भी ऑन नहीं थी, अंधेरा था रूम में। तो उसका भी जो बिल्कुल डार्क कॉर्नर था, बेड के नीचे और भी अंधेरा था, तो उस डार्क कॉर्नर में अपने आप को हडल कर लेती हैं। हडल का मतलब बिल्कुल इकट्ठा सिकुड़ के बैठ जाती हैं, बिल्कुल सिकुड़ के ये बेड के नीचे जाके बैठ जाती हैं, छुप जाती हैं। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पेयर्ड आउट। अब बच्चों बेड के नीचे बिल्कुल कोने में जाके सिकुड़ के बैठ गई हैं, छुप गई हैं। अब वहाँ बैठे बैठे इन्होंने बाहर थोड़ा सा झांक के देखा, ये बाहर देखना चाह रही थी बाहर क्या हो रहा है, क्या कोई रूम में आ रहा है। तो जहाँ ये छुप के बैठी हुई थी वहीं बैठे बैठे थोड़ा सा बाहर झांक कर देखती हैं। शडरिंग विथ फियर वेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय। और जब कभी भी इनको फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, पैरों की आवाज़ इनको आती थी, ऐसी आवाज़ जो कि इनको लग रहा था पास में से ही आ रही है, तो उस आवाज़ को सुन के ये शडरिंग विथ फियर यानी डर के मारे कांपने लगती थी। तो बच्चों ये कितना ज़्यादा डरी हुई हैं, इनका स्कूल का पहला दिन है, अपनी फैमिली से, अपने कम्युनिटी से इतना दूर है, यहाँ पे अकेली है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें ये फील कर रही हैं, इतना ज़्यादा ये डरी हुई हैं कि बेड के नीचे एक अकेले कमरे में छुपी हुई हैं। और जब कभी इनको पैरों की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो हर आवाज़ से ये डर के मारे कांप जाती हैं। Though in the hall, loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me, I did not open my mouth to answer। अब बच्चों ये यहाँ कोने में छुपी हुई हैं, लेकिन इनको आवाज़ें आ रही थी हर जगह से। तो ये सुनती हैं कि जो हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, अब सबको पता चल गया था कि राइटर अपने रूम में नहीं है, तो अब हर कोई इन्हें वहाँ पर ढूंढ रहा था। तो सभी जो टीचर्स थे उनको मालूम चल गया था कि वो अपने रूम में नहीं है, कहीं चली गई हैं। तो सारे लोग अब इकट्ठे कि इनको ढूंढ रहे थे। तो हॉल में से इनको आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से बोलने की, और वो सब क्या कर रहे थे, राइटर का नाम पुकार रहे थे। वो सब ढूंढ रहे थे कि राइटर कहाँ चली गई हैं, तो राइटर का नाम लेके बुला रहे थे। तो राइटर को सुनाई देता है कि हाँ मुझे ढूंढा जा रहा है, सबको पता चल चुका है अब कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ, तो हर कोई मुझे अब ढूंढ रहा है। और अब वो जान गई थी कि सब आवाज़ों में से जुडविन की भी आवाज़ आ रही थी। तो इनके जो फ्रेंड थी जुडविन, जिसने इनको बताया था इस न्यूज़ के बारे में कि हमारे बाल अब काट दिए जाएंगे, वो भी राइटर को ढूंढ रही थी। तो राइटर ने उसे भी नहीं बताया था कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ, मैं वहाँ ऊपर कमरे में छुपने वाली हूँ, उसे भी नहीं पता था। वो भी राइटर को ढूंढ रही थी। तो राइटर को उसकी भी आवाज़ आती है, आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। लेकिन राइटर बिल्कुल चुप होके बैठी हैं, वो अब बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलती हैं आंसर देने के लिए, जुडविन को बताने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ। वो बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलती हैं। वो सबसे इतना ज़्यादा डरी हुई हैं कि वो बिल्कुल छुपना चाहती हैं, किसी को भी नज़र नहीं आना चाहती। अब हर कोई उन्हें ढूंढ रहा है और वो यहाँ बेड के नीचे अंधेरे कोने में सिकुड़ के डर के मारे यहाँ पर बैठी हुई हैं।
Then the steps were quickened and the voices became excited. अब बच्चों सभी लोग ढूंढ रहे हैं राइटर को। अब जब सबने नीचे ढूंढ लिया तो अब सब लोग भी ढूंढते ढूंढते ऊपर आ रहे हैं। तो जो आवाज़ें आ रही थी उनके नाम से पुकारे जाने की, वो आवाज़ें अब राइटर को लग रहा था कि आवाज़ और ज़्यादा पास आती जा रही है, पास आती जा रही है। और जो पैरों की आवाज़ आ रही थी वो भी अब क्विकन, यानी अब लोग और भी जल्दी जल्दी चल रहे थे और भी जल्दी सब राइटर को ढूंढना चाहते थे। और जो आवाज़ आ रही थी वो भी लग रहा था कि वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। आवाज़ जो है लोगों की वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे कि राइटर कहाँ चले गए, इसे स्कूल में से कहाँ गायब हो गई। तब हर कोई राइटर को ढूंढना चाहता था। The sounds came nearer and nearer. तब राइटर जिस कमरे में बैठी हुई हैं छुपके, लोग उस कमरे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए लोगों की जो आवाज़ें थी वो राइटर को फील हो रहा था कि वो और पास आती जा रही है, और पास वो आती जा रही है। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। तो राइटर को ढूंढते ढूंढते जितनी भी वहाँ पे टीचर्स थी, जो वुमेन थी और जो बाकी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, इनके जो क्लासमेट थे, स्कूलमेट्स थी, तो सारी गर्ल्स अब राइटर को ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते वो उस रूम में आ जाती हैं जहाँ पे राइटर छुप के बैठी हुई हैं। उस रूम तक वो पहुँच जाते हैं राइटर को ढूंढते ढूंढते। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। अब राइटर जहाँ बैठी हुई है बेड के नीचे, तो बैठे बैठे वो देख रही हैं सबको, झुक के वो झांक के देख रही हैं और उन्होंने अपनी सांसें रोक ली हैं। तो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उनकी सांस लेने की भी आवाज़ किसी को सुनाई दे, और डर के कारण भी वो बिल्कुल ऐसे बैठी हैं जैसे उन्होंने अपनी सांसें रोक ली हैं। और वहाँ बैठे बैठे देख रही थी कि वो जो गर्ल्स हैं आई हैं रूम में, जो वुमेन आई हैं वो ढूंढ रही हैं पूरे रूम में राइटर को। और ढूंढते ढूंढते वो क्या कर रही हैं, जो क्लोजेट है, क्लोजेट कहते हैं बच्चों जो अलमीराज होती हैं, तो उस रूम में जो अलमीराज थी, अलमीराज के डोर वो खोल खोल के देख रही है कि कहीं राइटर किसी अलमीरा के अंदर तो नहीं है। और उस रूम में बड़े बड़े ट्रंक्स रखे हुए थे, बक्से रखे हुए थे, तो उन बक्सों के पीछे भी देख रही थी कि कहीं बक्सों के पीछे तो राइटर छुपके नहीं बैठी हुई हैं। तो राइटर बेड के नीचे से सबको देख रही थी कि सब कितना ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, एक एक अलमीरा खोल खोल के देख रहे हैं। और जो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रंक्स रखे हुए थे, बक्से रखे हुए थे, उन बक्सों के पीछे भी वो राइटर को ढूंढ रहे थे। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट। अब उनमें से किसी ने क्या करा, जो विंडोज पे कर्टन लगे हुए थे तो किसी ने उन कर्टन को थ्रू अप यानी हटा दिया, यानी कि जिन कर्टन से विंडोज कवर थी जिसकी वजह से बाहर की लाइट अंदर नहीं आ रही थी, तो किसी ने वो कर्टन हटा दिए। और कर्टन के हटते ही क्या हुआ, बाहर से सनलाइट अंदर आ जाती है और पूरा रूम जो है वो भर जाता है अचानक से रोशनी से। तो वो रूम जहाँ पे अभी अंधेरा था, बिल्कुल डिम लाइट थी, जहाँ पे किसी ने कर्टन हटा दिए तो बाहर की सनलाइट अंदर आती है और पूरा रूम रोशनी से भर जाता है। What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. तो बच्चों अब ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने रूम की एक एक अलमीरा देख ली, हर जगह के पीछे तक देख लिया अच्छे से, तो अब किसी ने बेड के नीचे भी देखा। तो राइटर कह रही हैं कि किस रीजन से वो स्टूप होता है झुकना, तो किस रीजन से उन्होंने झुककर बेड के नीचे देखा मुझे नहीं पता। तो राइटर कह रही हैं कि क्यों उन्होंने बेड के नीचे देखा, जब उन्होंने अलमीराज देख ली थी, बक्सों के पीछे देख लिया, तो वो यहाँ से चली जाती कि इस रूम में कोई नहीं है। क्यों उन्होंने बेड के नीचे देखा मुझे नहीं पता। और जैसे ही उन्होंने बेड के नीचे देखा तो उनको पता चल गया कि राइटर वहाँ पर छुपकर बैठी हुई हैं। अब सबको राइटर मिल चुकी हैं। अब आगे क्या हो रहा है राइटर के साथ देखते हैं। I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. अब राइटर कह रहे हैं कि जब सबने पता लगा लिया कि मैं यहाँ बेड के नीचे हूँ, तो मुझे ढूंढने के बाद क्या किया गया, मुझे ड्रैग आउट, मुझे खींचकर बाहर निकाला गया। तो मिलने के बाद सबने कहा राइटर से बाहर आने के लिए, लेकिन राइटर बाहर नहीं आती हैं। तो फाइनली राइटर को बाहर निकालने के लिए सब क्या करते हैं, राइटर को पकड़ के खींचते हैं, खींचकर राइटर को बाहर निकालते हैं। आगे राइटर कह रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस शो की, मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। और विरोध करने के लिए क्या किया, उन्होंने किकिंग, उन्होंने अपने पैरों से सबको मारा, उन्होंने अपने पैर चलाए और साथ ही साथ उन्होंने सबको स्क्रैच कर दिया। स्क्रैच यानी अपने हाथों से, अपने नेल से उन्होंने सबको स्क्रैच कर दिया, यानी कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आना चाह रही। तो जब इनको खींचा जा रहा था तो ये अपने पैर चलाती हैं, पैरों से सबको मारती हैं
और जो कोई इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था उनके सबके हाथों को स्क्रैच कर देती हैं, अपने हाथों से नेल्स चुपो देती हैं, अपने नेल्स की हेल्प से उनको नोच लेती हैं। तो हर अपना ये सारे एफर्ट्स कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं कि इनको यहाँ से बाहर ना निकाला जाए और इनके बाल ना काटे जाए। तो जितना इनके कंट्रोल में था, जितना ये कर सकती थी, उतने एफर्ट से यहाँ पर दिखा रही थी। In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair। अब आगे कह रही हैं in spite of myself यानी मेरे सारे efforts के बावजूद, जितना स्ट्रगल मैं कर सकती थी मैंने उतना स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे सारे स्ट्रगल के बावजूद मुझे डाउनस्टेयर्स ले जाया गया। यानी कि फाइनली उन लोगों ने राइटर को खींच के बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद वो राइटर को डाउनस्टेयर्स नीचे लेके आ जाते हैं और नीचे लाने के बाद वो राइटर को एक चेयर पे बैठा के उसके वहाँ पे चेयर पे बैठाने के बाद उनको उस चेयर से बांध देते हैं। I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck। तो राइटर को चेयर पे बैठा दिया गया है, उनको बांध दिया गया है, उनके हाथ पैर चेयर से बांध दिए गए हैं ताकि अभी वापस यहाँ से उठ के कहीं भाग ना जाए, ताकि ये हिल ना पाए, अपने हाथ पैर मूव ना कर पाए। तो उनके हाथ पैरों को बांध दिया गया है, लेकिन राइटर अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। वो अपना सिर हिला रही है बहुत ज़ोर से, क्योंकि इनको पता है कि चेयर पे बैठाने के बाद अब इनके यहाँ पर बाल काटे जाने हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इनके बालों को कोई टच भी करे, इनके बालों को कोई काटे। तो ये बहुत जोर जोर से अपना सिर हिलाती हैं, लेकिन अभी भी इनके सारे स्ट्रगल सब यूजलेस प्रूव होते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता। और फाइनली ये क्या फील करती हैं कि इनके नेक के नीचे ये किसका टच फील करती हैं? ये फील करती हैं कि जो सीजर्स की ब्लेड होती हैं उसका एक कोल्ड टच ये फील करती हैं। तो बच्चों वो टच कोल्ड क्यों था? कोल्ड का मतलब है यहाँ पे मतलब है कि राइटर बिल्कुल नहीं चाहती थी, उनके विशेस के अगेंस्ट वो काम किया जा रहा था। यानी कि वो राइटर के लिए इतना ज़्यादा टफ टाइम था, उनको कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके बालों को काटा जाए। इसके बावजूद उनकी विश के अगेंस्ट ये काम किया जा रहा था। तो वो कह रही हैं कि वो सीजर के जो कोल्ड ब्लेड्स थी वो मैंने फाइनली फील की कि मेरे नेक के नीचे वो सीजर्स रखी गई थी एंड हर्ट देम गो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स। और जो राइटर की मोटी मोटी ब्रेड्स थे, यानी कि जो मोटे मोटे बालों के ग्रुप हम कह सकते हैं, बालों का बंच हम कह सकते हैं, चोटी हम कह सकते हैं। तो जो राइटर की मोटी मोटी चोटी थी उनमें से एक चोटी को उस सीजर ने क्या करा? काट दिया। तो बच्चों फाइनली राइटर के बाल काट दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों उस स्कूल का रूल था ये, मतलब जो राइटर है वो बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं कि इस रूल का क्या मतलब है, उनके लंबे बालों से किसी को क्या प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पे ये शो करती है कि वो ये उस समय की बात है जब ये वहाँ साउथ अमेरिका में जाती है, एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेती हैं। तो यहाँ पे राइटर ये दिखाना चाहती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना कल्चर किस तरह से एनफोर्स करते हैं हर कम्युनिटी के लोगों पर। वो बिल्कुल नहीं देखते कि उस कम्युनिटी में वो स्टूडेंट जिस कम्युनिटी से आते हैं उनका क्या कल्चर है, उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है अपना कल्चर फॉलो करने की, बल्कि जहां उस एरिया में जहां पे वो स्कूल है तो वहां के लोग ज़बरदस्ती अपना कल्चर एनफोर्स करते हैं सब लोगों पे। तो वहां पे कल्चर था कि गर्ल्स छोटे हेयर रखेंगी, छोटे बाल रखेंगी। तो बिना ये जाने कि स्टूडेंट्स कौन से कल्चर से आ रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं, ये कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, उस पर वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते और अपना कल्चर वो उन पर ज़बरदस्ती थोप देते हैं, ज़बरदस्ती उन पर एनफोर्स कर देते हैं। और राइटर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, लेकिन ये वहाँ पे अकेली पड़ जाती हैं, कुछ नहीं होता। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है और फाइनली इनके बाल काट दिए जाते हैं। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। तो राइटर कह रही हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने इतने एफर्ट्स किए, लेकिन जब मेरे बाल काट दिए गए तो मैंने अपनी सारी स्पिरिट खो दी, मैंने अपनी सारी हैप्पीनेस खो दी, मैंने अपना सारा स्ट्रगल छोड़ दिया। यानी कि अब मैंने और कोई भी स्ट्रगल नहीं किया, अब मैंने कोई मेहनत नहीं करी, क्योंकि इतने एफर्ट्स के बावजूद मेरे बाल काट दिए गए, किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने बालों को कैसे रखना चाहती हूँ, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है, किसी को इंटरेस्ट नहीं था और मेरे बाल ज़बरदस्ती काट दिए जाते हैं फाइनली। तो राइटर कह रही है कि अब मैंने अपनी सारी मेहनत, सारा स्ट्रगल सब कुछ छोड़ दिया।
Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. आगे राइटर कह रही हैं कि जिस दिन उन्हें अपनी मदर से दूर कर दिया गया था, यानी कि यहाँ स्कूल में आने से पहले तक राइटर अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ रहा करती थी। तो ये कह रही हैं कि जिस दिन से अपनी मदर से मुझे अलग कर दिया गया था, अपनी मदर को छोड़ के मैं इस स्कूल में आई हूँ, उस दिन से मैंने क्या क्या चीज़ें सफ़र करी हैं, मैंने फेस किया है एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा इनडिग्निटीज़ को। इनडिग्निटी कहते हैं इंसल्ट, अपमान। तो राइटर कह रही है कि जिस दिन से मैं अपनी मदर को, अपनी फैमिली को छोड़ के इस स्कूल में आई थी, उस दिन से मुझे बहुत सारे इंसल्ट यानी अपमान को फेस करना पड़ा था। People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. राइटर कह रही हैं कि जब से मैं यहाँ पर आई थी, लोग मुझे अजीब तरीके से स्टेयर किया करते थे, अजीब तरीके से मुझे देखा करते थे, जैसे मैं कहाँ से आ गई हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ये मुझे रियलाइज़ करवाया करते थे, अजीब तरीके से मुझे देखा करते थे। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मुझे ऊपर एयर में टॉस अबाउट यानी मुझे ऊपर एयर में लटका दिया गया है, जैसे कि कोई वुडन पपेट होती है। पपेट कहते हैं कठपुतली। तो जिस तरह से कोई लकड़ी की कठपुतली होती है, उसे एक जगह लटका दिया जाता है और हर कोई उसको देखता है। तो राइटर को वैसी फीलिंग आती थी कि जैसे वो सबसे अलग है, सबको हर कोई ऐसे इस तरह से बिहेव करता था, राइटर को स्टेयर करता था। और राइटर को लगता था कि वो कोई जैसे पपेट हो जिनको एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे लटका दिया गया है और हर कोई उनको स्टेयर कर रहा है, देख रहा है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वो शिंगर्ड लाइक अ कावर्ड। और अब तो क्या हो गया था, अब राइटर के लंबे बालों को बिल्कुल छोटा काट दिया गया था। और राइटर जहाँ से, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वहाँ पे छोटे बाल जो थे वो कौन रखता था, जो बिल्कुल कायर होते थे, डरपोक होते थे, वो रखा करते थे। तो राइटर कह रही हैं कि बिल्कुल कायरों की तरह मेरे बालों को भी छोटा काट दिया गया था। इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। आगे राइटर कह रही हैं कि अब उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्विश, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंसल्ट वो इस समय फील कर रही थी। और ये अपनी मदर को याद करती हैं, अपनी मदर के लिए विलाप करती हैं। इनको अपनी मदर की, अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन इनको कंफर्ट करने के लिए, इनको आराम देने के लिए, इनके पेन को कम करने के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। ये अपने आप को उस स्कूल में बिल्कुल अकेला पाती हैं, क्योंकि उस स्कूल में जितने भी लोग थे वो अलग कल्चर को फॉलो करते थे और कोई भी राइटर को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा था कि वो अपना कल्चर, अपने सिस्टम, अपनी कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करे। इस बात के लिए कोई रेडी नहीं था। राइटर के ऊपर ज़बरदस्ती एनफोर्स किए जा रहे थे न्यू रूल्स, जो कि राइटर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो इन्हें अपने घर की, अपने मदर की, अपनी कम्युनिटी के लोगों की याद आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है और राइटर अपने आप को वहाँ बिल्कुल अकेला पाती हैं। Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do। तो राइटर बहुत ज़्यादा परेशान है, दर्द में है, बहुत ज़्यादा वो इंसल्ट फील कर रही थी और ये चाहती थी कि कोई सोल यानी कोई व्यक्ति आए और उनको थोड़ा सा कंफर्ट करे, उनको समझाए, यानी कि जो उनके साथ हो रहा है उस चीज़ को उनको समझा पाए, ऐसा वो चाहती थी। लेकिन कोई, जैसा कि उनकी मदर किया करती थी, यानी कि इनकी मदर जो थी इनको हर चीज़ समझाया करती थी, इनको कंफर्ट दिया करती थी। तो ये चाहती थी कि कोई व्यक्ति तो आए जो कि उन्हें समझाए, उनको तसल्ली दे, उनको कंफर्ट दे, लेकिन कोई भी नहीं आता है। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर। और अब राइटर को ये रियलाइज होता है, उनके मन में ये फीलिंग आती है कि वो यहाँ पे एक इंसान नहीं है, इस स्कूल का एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो अपने आप को एक लिटिल एनिमल का जो एक ग्रुप होता है, जो उसमें से अपने आप को एक लिटिल एनिमल समझ रही थी, जिसे कि एक हर्डल जो होता है वो जिस तरह से सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके ले जाता है ग्रुप में, वैसा उनको फील हो रहा था कि यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ना हो के उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे कि वो कोई जानवर हैं, और एक ऐसे जानवर जिनकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, जिनका अपना कोई डिसीजन नहीं है। और जो हर्डर है, हर्डर यानी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो इस तरह से बिहेव कर रही है कि सारे स्टूडेंट्स सिर्फ जानवर हैं और
वो जैसा चाहे वैसा उनके साथ बिहेव करे, जिस डायरेक्शन में वो उन्हें ले जाना चाहे उस डायरेक्शन में वो सभी जानवर चले। स्टूडेंट्स की अपनी कोई इच्छा नहीं है, उनकी कोई विश नहीं है, उनका कोई डिसीजन नहीं है, जो अथॉरिटीज़ चाहती हैं वैसा वो बिहेव करती हैं। तो बच्चों ये एक्सपीरियंस था जितकला सा का, जब वो एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेती हैं, एक न्यू जगह वो जाती हैं, अपनी कम्युनिटी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए वहाँ जाती हैं। लेकिन वहाँ उन्हें फेस करना पड़ता है कि वहाँ की जो अथॉरिटी है वो अपना कल्चर, अपने रूल्स ज़बरदस्ती सब लोगों के ऊपर अप्लाई कर देती है। इस तरह से बिहेव करती है कि सारे लोग एनिमल्स की तरह हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई डिसीजन नहीं है और उन्हें उनके डिसीजन ही ज़बरदस्ती फॉलो करवाए जाते हैं। तो बच्चों ये था जितकला सा का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारी सेकंड राइटर का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।